जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लखनऊ समझौते के ऊपर। लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था, एक समझौता किया गया था जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिल सके। परंतु वो कितना बल मिला वो हम सब लोग जानते हैं। आखिरी में भारत देश को विभाजन का जो है मुंह देखना पड़ा। तो ये जो लखनऊ समझौता है उसमें क्या हुआ, किन किन चीज़ों की मांग रखी गई, ये चीज़ हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए 1916 में ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ये कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, ठीक है। और एकता की नई इबारत इसमें लिखी जानी थी। तो लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट करवाने में जो है वो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना की प्रमुख भूमिका थी। याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है उस समय कांग्रेस में शामिल थे, ना कि मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग में वो 1928 के बाद से शामिल हुए। लखनऊ समझौते के तहत हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक साथ एक दूसरे की मांगों को स्वीकार करते हुए आगे आए। ठीक, अब देखते हैं कि क्या मांगे थी जो इनको, इन धुर विरोधी पार्टियों को जो है सामने आना पड़ा। ठीक, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार किया। ठीक, पृथक निर्वाचन व्यवस्था को कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे कि हमको जो है पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, इसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगा, तो वो चीज़ कांग्रेस ने उनकी स्वीकार कर ली। अच्छा, तो कांग्रेस भी अपनी मांग रख रही थी। वो ये रख रही थी कि हमको उत्तरदायी शासन की ज़रूरत है, हमको उत्तरदायी शासन चाहिए, उसमें तुम हमारा समर्थन करो। तो मुस्लिम लीग ने उसमें इनका समर्थन किया। ठीक है, तो दोनों का जो है ज़रूरत थी और दोनों की ज़रूरत पूरी हुई एक साथ आकर। तो कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में एक कार्य और हुआ था। वो कार्य ये हुआ कि ये जो कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, गरम दल और नरम दल में। 1907 के सूरत अधिवेशन में ये कांग्रेस जो है ये दो गुटों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल में लोग जो है उग्रवादी थे, थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में रहते थे कि हम देश की जो भी आज़ादी स्वशासन जो भी प्राप्त करेंगे वो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में लेंगे, ये संवैधानिक तरीके से हमको प्राप्त करना नहीं आता, ना तो हम प्राप्त करना चाहते। ठीक, तो गरम दल के नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ठीक, तो ये अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 9 वर्ष से जो गरम दल वाले जो नेता थे, वो जो अलग थे, वो इस अधिवेशन में कांग्रेस से फिर से आकर मिल गए। और अंग्रेजों को बहुत बड़ा धक्का भी लगा कि हाँ, जहाँ हम लोगों ने इनको अलग किया था, आज ये फिर से एकजुट हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लखनऊ समझौते में क्या मांग हुई? अभी तो लखनऊ समझौते में ये सब लोग साथ क्यों आए, ये बात हुई थी कि हाँ भाई, पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, उत्तरदायी शासन चाहिए और गरम दल और नरम दल एक साथ हो जाएं। ठीक, अब लखनऊ समझौते में 19 सूत्रीय मांग जो है तैयार किया गया, उसका ज्ञापन तैयार किया गया। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर। देखिए, तो ब्रिटिश सरकार से भारत को शीघ्र अपना स्वशासन प्रदान करने की बात कही गई यहाँ पर। प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार करने, इन वितरित परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में मांग की गई। मतलब कि आप थोड़ा सा इसको, विधान परिषद को थोड़ा और विस्तृत कीजिए, थोड़ा इनकी संख्या बढ़ाइए, साथ में इनको और शक्तियाँ दीजिए, कम शक्ति मत दीजिए, और शक्तियाँ दीजिए, बढ़ाइए इन विधायकों की शक्तियाँ। फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्तियाँ होनी चाहिए, वो भी भारत सरकार में निहित होना चाहिए, नहीं कि ब्रिटेन से पूरा पूरा मामला चले। भारत सरकार जो यहाँ पे है भारत में, वो यहाँ पे जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। भारतीय सेना और नौसेना में भारतीय लोगों की नियुक्ति की जाए।
होती थी लेकिन कम होती थी, लेकिन ये मांग कर रहे थे कि और होना चाहिए भारतीय सेना और नौसेना में। मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग तो इसमें थी ही, ये तो मुख्य बात है ही इसमें। अब आगे चलते हैं। लखनऊ समझौते का परिणाम क्या निकला? बड़ी बड़ी बातें हुई लखनऊ समझौते में, बड़ी बड़ी बातें हुई। एकता होगी, देश की अखंडता बनेगी, देश स्वशासन की राह पे चलेगा। कई चीज़ें जो है ध्येय लेकर चले थे, परंतु ध्येय इनका जो है पूरा नहीं हुआ। और लखनऊ समझौते का परिणाम ये निकला कि ना तो पूर्ण हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो सकी, ना ही सांप्रदायिक विचारधारा और शक्तियों पर कोई निर्णायक चोट कर पाई। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। कांग्रेस के बेलगाम, जो कि बेलगांव भी कहा जाता है, उस अधिवेशन में दोनों दल पृथक हो गए और काम इनका खत्म हो गया। यहाँ से मुस्लिम लीग अपने धड़े से चलना स्टार्ट कर दिया। जो जिस उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो शुरू से ही सतर्क थी और उसी पर काम भी कर रही थी। अभी बीच में है कि बहती गंगा में जो है हाथ धोना कि कौन नहीं चाहता है, तो मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते के तहत क्या कहते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लिया। वो जान रही थी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है भारत में जिसके साथ मिलकर हम अपना कद ऊंचा कर सकते हैं। तो लखनऊ समझौते के तहत वो सामने आई थी, तो उसका तो काम खत्म हो ही गया और बाद में हम देखते हैं कि पाकिस्तान बन जाता है। अब आगे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस समय जो लखनऊ समझौता होता है इसके अध्यक्ष कौन थे, किसने विरोध किया था, कहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था, कब से कब तक ये अधिवेशन चला था, तो बातें कर ली जाए क्योंकि एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो है सवाल बन जाते हैं यहाँ से। देखिए, लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में 26 से 30 दिसंबर के बीच लखनऊ में हुआ था। ठीक, 1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में जो लखनऊ समझौता हो रहा था उसको जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा समर्थन नहीं था, वो इसका विरोध कर रहे थे। तो सवाल बन सकता है कि लखनऊ समझौते का कौन सा ऐसा कांग्रेसी नेता था जो समर्थन नहीं दे रहा था और उसका विरोध कर रहा था, तो मदन मोहन मालवीय थे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास करते करते अनजाने में पाकिस्तान जैसे देश के लिए उसको जन्म देने के लिए बीज बो दिया गया था लखनऊ समझौते में। तो साथियों, आज जो है इतना ही। फिर मिलूँगा ऐसे ही किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।